बिजनेस एनवायरनमेंट हम डोमेन है उसके सेक्शन 2 पे पहुंच गए। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इसका नाम है। ठीक है। आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट डोमेन में से आपके 8% एग्जाम के सवाल आएंगे। 8%। यानी कि तकरीबन 14 से 16 सवाल आपके पीएमपी के एग्जाम में बिजनेस एनवायरनमेंट डोमेन के अराउंड आएंगे। ठीक है। आप पीएमपी कर भी लोगे तो पीएमआई आपको इंस्ट्रक्ट करता है, एडवाइस करता है कि आप अपने आप को 3 एरियाज में ग्रो करो। उसे पीएमआई कहता है, ये पीएमआई टैलेंट ट्रायंगल है। ठीक है। ये वो स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आज के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो हैं उनको, ताकि वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो इवॉल्विंग जो है ना सूरत हाल है उसमें वो अपने आप को साबित कर सकें और प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर सकें चेंजिंग और जिसे कहते हैं कि इन्वायरमेंट्स में वो अडेप्ट कर सकें। उसके साथ साथ उनको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है। वो 3 स्किल्स कौन सी हैं, वो 3 टैलेंट ट्रायंगल के वो 3 मेन पिलर्स कौन से हैं? एक है वेज ऑफ वर्किंग। ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि मेथड्स हो गए, हमने प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट में काम किया हुआ है, हम प्रिडिक्टिव फैशन में प्रिडिक्टिव मेथड से डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। या फिर आप आजकल बज वर्ड है एजाइल, यानी कि आप एजाइल हो गए हैं, आप एजाइल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आप स्क्रम इम्प्लीमेंट करते हैं आप, या फिर आप इससे भी कोई मिक्स किस्म का जिसे कहते हैं आप हाइब्रिड वे यूज करते हैं। ठीक है। आप न्यू हैं एजाइल में, या फिर आप आइटरेटिव यूज करते हैं, इंक्रीमेंटल यूज करते हैं, अडाप्टिव यूज करते हैं। इससे और भी मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिजाइन थिंकिंग की, सिस्टम थिंकिंग की। ठीक है। ये सब मेथड्स हैं जिनके जरिए आप डिलीवरी को कहते हैं कि आप यू कैन गेट द जॉब डन, यू कैन गेट द जॉब डिलीवर्ड। ठीक है। यू कैन यू कैन डिलीवर द वैल्यू बेसिकली। ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स के जरिए आप सॉफ्टवेयर को अगर कंसिडर कर लें तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसको आप बेसिकली डिलीवर कर सकते हैं। तो ये वो वाले मेथड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और कॉन्टिन्यूसली इम्प्लीमेंट भी करने पड़ेंगे, यूज भी करने पड़ेंगे। तो आप बेसिकली जो पीएमपी भी कर लेंगे तो साथ साथ आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना भी पड़ेगा, नॉलेज शेयर भी करनी पड़ेगी और इन मेथड्स को मज़ीद समझना पड़ेगा और अपने आप को इसमें स्किलफुल बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये एक एरिया है जिसमें आपने अपने आप को डेवलप करना है। फिर दूसरा एरिया आपका पावर स्किल्स है। पावर स्किल्स से मुराद ये है कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आप उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं, या फिर आप कितनी जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं। देखें, आप लोगों के साथ काम करेंगे तो लोग इम्पोर्टेंट हैं और लोगों से कैसे आप कभी उनकी सुनेंगे, कभी वो आपकी सुनेंगे, कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे, कैसे उन्हें अपनी बात समझाएंगे, कैसे उन्हें काम पे राजी करेंगे, कैसे उनके मसले हल करेंगे। ठीक है। उनके कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हल करेंगे, उनके साथ आप बेसिकली एक वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे। तो जो पीपल स्किल हैं, जो इंटरपर्सनल स्किल हैं, जो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स हैं, जो वो आपकी जो है मैटर करती हैं, उनको आपने शार्प करना है। आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको आपने शार्प करना है, आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं उन्हें आपने शार्प करना है। फिर इसके बाद आ जाता है तीसरा एरिया जिसमें आपने अपने आप को कॉन्टिन्यूसली डेवलप करना है, वो है बिजनेस एक्यूमेन। या आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करते हैं उसकी बेसिकली उसका विजन, उसका मिशन सब क्लियर होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन किन ऑर्गेनाइजेशन से compete कर रही है, क्या ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, बिगर पिक्चर क्या है।
आपके प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है, आपका प्रोजेक्ट जो डिलीवरेबल लेके आएगा उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होने वाला है। क्या वो गो टू मार्केट में बेसिकली आपकी मार्केट पोजीशनिंग के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप बेसिकली कंपेटिटर से जो है पहले मार्केट में जाना चाहते हैं कोई नई प्रोडक्ट लेके, ठीक है, मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, या फिर आप बेसिकली अपना जो है रेवेन्यू स्ट्रीम नई आप बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका बेसिकली प्रोजेक्ट आखिर क्या अचीव करेगा। ठीक है, तो जो बिजनेस एक्यूमेन है कि बॉटम लाइन क्या है, बिजनेस बेचता क्या है, बिजनेस किन चीजों पे खड़ा हुआ है, क्या उसके 3 साल के गोल हैं, 4 साल के अगले गोल्स क्या हैं, 5 साल के गोल्स क्या हैं, ठीक है, इनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो ये 3 एरियाज हैं इनमें आप कॉन्टिन्यूसली अपने आप को डेवलप करेंगे, शार्प करेंगे, ताकि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैरियर में आगे अच्छे तरीके से चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर सकें। ठीक हो गया, इसमें कोई सवाल? अच्छा, बाद में जब आप पीएमपी कर लेंगे तो आपको बेसिकली कलेक्ट करने होते हैं पीडीयूज, ठीक है, जिन्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट कहते हैं। तो वो 60 पीडीयूज होते हैं जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स कलेक्ट करने होते हैं। अब वो भी आपको बेसिकली ब्रॉडली कैटेगराइज करने पड़ेंगे इन्हीं 3 एरियाज में, कि आपने अपनी कोई ट्रेनिंग ली जो वेज ऑफ वर्किंग से रिलेटेड है, वो लेट से 5 दिन की थी, 2 दिन की थी, 4 दिन की थी, तो वो ट्रेनिंग आपको कुछ ना कुछ पीडीयूज देगी। लेट से 1 घंटा जो है वो एक पीडीयू देगा। तो वो आपके बेसिकली काउंट होंगे कि ठीक है जी, आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग ली है, या आपने बेसिकली कहीं और जा करके किसी और कोर्स को अटेंड किया है, तो उधर आपने जो है इस स्टेट से इस स्टेट तक ये कोर्स अटेंड किया था और इसके इतने आवर्स थे। उसमें एक कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपने इतने पीडीयूज अटेंड किए हैं। तो ये वेज ऑफ वर्किंग के अंडर आ जाएगा। अगर कोई आपने सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग ली है, लीडरशिप की ट्रेनिंग ली है, तो वो आप बेसिकली उतने पीडीयूज उस कैटेगरी में मेंशन करेंगे कि मैं पावर स्किल्स में मैंने इतने पीडीयूज मेंशन किए हैं और मैंने ये बेसिकली स्किल सीखी है इतने दिन लगा करके। इसी तरह बिजनेस एक्यूमेन की कैटेगरी में भी आप मेंशन करेंगे। तो ओवरऑल आपने 3 एरियाज में उन 60 पॉइंट्स को डिवाइड करना होता है। ठीक हो गया? ओके। ओके, अब आपको जानना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट बेसिकली स्ट्रेटजी ही का नाम है। बेसिकली स्ट्रेटजी के अंदर प्रोजेक्ट भी होता है, प्रोग्राम्स भी होते हैं, पोर्टफोलियोज भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कुछ अचीव करना चाहती है और वो अचीव तभी कर पाती है कि उसके लिए उसको कोई स्ट्रेटजी बनाना पड़ती है। और वो स्ट्रेटजी होती क्या है, वो कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स ही होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन और मिशन है ना, और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से स्ट्रेटजी डराइव होती है। ठीक है, और जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उस वक्त आपको सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, ये कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, 5 साल 10 साल बाद ये क्या बनना चाहते हैं, और फिर कैसे ये सर्व करते हैं अपने। मिशन इनका क्या होता है कि कैसे ये सर्व कर रहे हैं, किस पब्लिक को ये सर्व कर रहे हैं, और सर्व करते करते ये अपना विजन एक दिन अचीव कर पाएंगे। और फिर जो सर्व करते हैं, किन चीजों से सर्व करते हैं, वो चीजें कैसे बनेंगी, वो उनकी स्ट्रेटेजी होगी। उन यानी कि वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट्स निकालेंगे, वो प्रोडक्ट्स जो है लोग यूज करेंगे, वो लोग जब प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो बहुत लोग इस चीज को यूज करेंगे, और फिर ये कंपनी नंबर 1 कंपनी बन जाएगी किसी एक दिन। ठीक है, अच्छा, आपकी अगर कंपनी की बात की जाए, या आप अगर एक्सप्लेन करो मुझे कि
जौन सा भी आपकी कंपनी का बिजनेस है उसके एसेंशियल एस्पेक्ट्स और जो प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक किए होंगे, ठीक है, जी। उसमें बिजनेस एस्पेक्ट क्या थी। लेट से कि कोई प्रोजेक्ट आपने किया, तो उस प्रोजेक्ट का क्या लिंक क्या था उस कंपनी के ऑन गोइंग बिजनेस के साथ, उसका क्या लिंक था, बॉटम लाइन के साथ क्या लिंक था। कुछ एग्जांपल दे सकते हो? करंट करंट कंपनी की बात कर रहे हैं या? अपने एक्सपीरियंस से बताओ कुछ। अभी जिस तरह ये है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो ये गाड़ियों की कंपनी है। हम्म, तो यही है कि मतलब अगर उसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये खुद को अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जस्ट लाइक एएलजी है, जिस तरह अब्दुल लतीफ जलील, दैट इज स्टैंडर्ड जो ब्रांड है। तो उसके साथ जैसे ही कंपेयर मतलब कंपेयर करेंगे तो कौन सी कमियां हमें, तो कौन सी चीज़ों को हमें कवर अप करना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको। मतलब अब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करके खुद को अच्छा करना, बेहतर करना, और ठीक हो गया। उन कंपनियों को follow करना। ठीक हो गया। तो बेसिकली आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी का है। अभी तो वो गाड़ी का पहले था वो फायर प्रोटेक्शन का था। अच्छा, अभी क्या है? अभी ये ऑफिस में भी होता है, ये डेटा लैक्सेस की डीलर हैं, एएलजी के डीलर हैं अंदर। किस चीज के डीलर हैं? अब्दुल अब्दुल की जमीन, एएलजे ऑयल के? एएलजे के अब्दुल की जमीन है ना। रियल एस्टेट के? हाँ जी। उसके डायरेक्ट डीलर हैं। अब्दुल की जमीन टोयोटा और लेक्सस गाड़ियों के डीलर है ना। अच्छा, अब्दुल लतीफ जमील जो टोयोटा के डीलर हैं, ठीक हो जी जी गया। जी, टोयोटा और लेक्सस के उनके डायरेक्ट डीलर हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया, मैं समझ गया। तो बेसिकली जो है, अगर आप इस कंपनी में कोई प्रोजेक्ट करते हो तो वो बेसिकली इसी से रिलेटेड होगा कि इनकी कोई फ्रेंचाइज होगी, इनकी कोई शोरूम होंगे, इनकी जी जी जी। कोई नई लॉन्चेस होंगी, ईयरली इनकी कोई ना कोई एग्जीबिशन होती होंगी, या कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रहे होंगे कि हम यहाँ से उठें कहीं और चले जाएं, बड़ा शोरूम बना लें। ठीक है, तो कोई ना कोई इनका प्रोजेक्ट इसी नेचर का होगा, राइट? कोई नया मॉडल आ रहा है, बिल्कुल उसको लॉन्च करना है, ठीक है। बिल्कुल तो ये इनका बिजनेस है। अगर बिल्कुल। आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप स्पॉन्सर के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट की डिलीवरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। और फिर उस स्ट्रेटेजी को आप इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप बिजनेस की वैल्यू अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये आपका माइंड मैप होगा कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके। सो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होती हैं वो या तो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होती हैं, या फिर वो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं, प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होती हैं, पोर्टफोलियोज में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, स्ट्रेटजी को ही अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर कोई बंदा किसी बिल्कुल ऐसे काम में मशगूल है जो कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम का नहीं, काम बेसिकली कोई भी वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, लेट से कि वो मूवी देख रहा है, तो अब वो बेसिकली काम जो कर रहा है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह वैल्यू नहीं ऐड कर रहा। या वो बैठ के कोई ना कोई प्रोजेक्ट का टास्क कंप्लीट कर रहा होगा, देन डेफिनेटली ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इन सम वे और अनदर वे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप टॉप से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है कि उन्होंने 5-10 साल बाद कहाँ पे खड़े होना होता है, वे दे वांट टू स्टैंड, दे वांट टू सी देमसेल्फ, ठीक है। फिर उसके से उससे बेसिकली दे ड्राइव देयर मिशन, दैट व्हाट दे विल continuously do on daily basis, and they keep themselves doing, like serving the community with the products that will fulfill their
और मेक देयर डेली लाइफ इजी। ठीक है, तो वो उनका एक मिशन होगा कि यही हमारा मिशन है कि हम ये करते रहें, इस तरह हम सर्व करते रहें ताकि हम एक दिन नंबर वन बन जाए। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाती है कि यार इस तरह से लोगों को अगर हमने कॉन्टिन्यूसली सर्व करना है तो बेसिकली हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपनी जो है प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। हमें अपने लोगों को, जो जिन लोगों को हम सर्व कर रहे हैं उनको हमें आखिर कुछ तो ऑफर करना है, तो वो जो कुछ ऑफर करना है वो प्रोजेक्ट्स बना के कोई प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे ना, तो उसके लिए हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उस स्ट्रेटजी का नाम है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो प्रोग्राम्स। वो फिर उस तरह से वो बना लेते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर देते हैं। ठीक हो गया। और अगर किसी एक कस्टमर के लिए, कस्टमर सेगमेंट के लिए वो या कोई मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको वो क्लब भी कर देते हैं एक प्रोग्राम में। ठीक है, और फिर प्रोग्राम मैनेजर असाइन कर देते हैं। नहीं तो फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर उनको प्रोजेक्ट मैनेजर के वाले कर देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशंस भी होते हैं, और ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जैसे कहते हैं कि टैक्टिकल गोल्स ऑफ द बिजनेस या डे टू डे केपीआईज को अचीव करने के लिए जो ऑपरेशंस होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। ठीक हो गया। और जैसे मैंने कहा कि तमाम रिसोर्सेज मिल करके या ऑपरेशंस के जरिए या प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स के जरिए वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा जी। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में हम काम करते हैं, या तो हम ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं या हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली का जो काम होता है, प्रोजेक्ट की जो नेचर होती है, नोयत होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, किसी न किसी तरीके से चेंज लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में। या फिर बेसिकली हम भी, यानी हमारा प्रोजेक्ट भी इन्फ्लुएंस्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक खास कल्चर होता है। उससे मुराद उसका एक खास वर्किंग स्टाइल होता है, एक खास उसका विजन होता है, मिशन होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के का एक बेसिकली एक चेहरा होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाज़ औक़ात उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि वो प्रोजेक्ट को बड़ा सपोर्ट करता है। लेट से अगर आप प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ही एम्पावर्ड होगा। जब प्रोजेक्ट मैनेजर एम्पावर्ड होगा तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो उसकी डिसीजंस ले सकेगा, और प्रोजेक्ट आपका बेसिकली वो अच्छे तरीके से भी मैनेज हो सकता है। इसी तरह अगर वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर वहाँ पे फिर प्रोजेक्ट मैनेजर एक काम, बेसिकली एक नाम ही होगा। ठीक है, तो वो फिर उसके जो भी उसकी डिसीजंस हैं वो बेसिकली फंक्शन मैनेजर के पास होंगी, तो फिर उसका एक वर्किंग जो है उसका वो बेसिकली डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट जो है फिर फंक्शन मैनेजर की स्वाबदीद पे होगा। पीएम का उसमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से हमारे प्रोजेक्ट का जो काम है बेसिकली वो फास्ट फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है और स्लो भी हो सकता है। ठीक है, कि कितने सपोर्ट आपको इंटरनली मिल रही है। इंटरनली सपोर्ट से मुराद कि आपको डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, या फिर आपको रिसोर्सेज की सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इक्विपमेंट, मटेरियल, या फिर आपको स्किल सेट, जो भी आपको चाहिए, इंटरनली चाहिए या एक्सटर्नली चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली हेल्प करेंगी आपके प्रोजेक्ट को या तो पुश करने में या फिर स्लो करने में। या बेसिकली स्लो कर देंगी। अगर इंटरनली आपके पास सिस्टम्स नहीं है, टूल्स नहीं है, लोग नहीं है, तो फिर आप स्लो हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट आप चूंकि एक इन्वायरमेंट में कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के आपके ऊपर भी बड़े इन्फ्लुएंसेस हैं। और इसी तरह आप भी जब कभी प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक चेंज इंट्रोड्यूस करेंगे आप, तो वो भी आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। अच्छा, जब हम इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं तो वो दो ब्रॉडर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरे को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ठीक है। जब हम बात करते हैं इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स की तो उसको हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, या तो वो इंटरनल होते हैं या वो एक्सटर्नल होते हैं। फिर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स की
तो उसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, या वो प्रोसेस पॉलिसी और प्रोसीजर होते हैं, या फिर वो कॉरपोरेट नॉलेज बेस होती है। अब जरा इसे समझ लेते हैं। EEF, इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये क्या होते हैं? दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरप्राइज क्या है? इंटरप्राइज कंपनी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? इन्वायरमेंट उसकी जो कंपनी जिस इन्वायरमेंट में काम कर रही है उसमें या अंदरूनी या बैरूनी, या इंटरनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो आपको बेसिकली आपको पुश फॉरवर्ड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, या फिर आपको रेजिस्ट करेंगे, आपको स्लो डाउन कर देंगे। तो इंटरनली आप अपलिफ्ट कैसे हो सकते हैं? अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, वर्क लाइफ बैलेंस है, एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखा जाता है, आपके स्ट्रक्चर, अब ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है आपका, विजन मिशन आपका बड़ा ज़बरदस्त है, वैल्यूज़ आप देते हैं, आप वैल्यू देते हैं ट्रांसपेरेंसी को, फोकस को, कमिटमेंट को, टाइम पे काम करने को आप सराहते हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है जी, लोग मोटिवेटेड हैं, तो इंटरनली आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट डिलीवर कर लें। एक्सटर्नली भी आपकी बड़ी सपोर्ट हो सकती है, बाज़-औक़ात रेगुलेटरी, गवर्नमेंटल, बाज़-औक़ात आपको मिल भी सकती है, बाज़-औक़ात आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कि आपको कस्टम में क्लियरेंस चाहिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको एक्सटर्नली लिमिट कर देते हैं। बाज़-औक़ात आपने कोई चीज़ मंगवाई, कस्टम में फंस गई, और उसके बाद वो डिलीवर वहाँ से रिलीज होते होते उसको वो टाइम लग गया। तो ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी के अंदर के, आपके अपने लोगों की स्किल सेट क्या है, आपके पास कौन से टूल सिस्टम्स अवेलेबल हैं, आपके पास कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि नहीं, कोई चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है कि नहीं, ये आपके इंटरनल हो जाते हैं। और एक्सटर्नल क्या होते हैं? कभी रेगुलेटरी प्रेशर आ गया, कभी गवर्नमेंट का प्रेशर आ गया, कभी कोई स्ट्राइक होगी, कभी कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ गया, ये सारे आपकी फुल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गया, कोई जंग शुरू हो गई, कोई क्राइसिस शुरू हो गया, ठीक हो गया। दूसरी तरफ देखो कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स क्या होते हैं? वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज होती हैं, या फिर नॉलेज बेस होती है। नॉलेज बेस में क्या होता है जी? नॉलेज बेस में आपके पास प्रोजेक्ट्स की फाइल्स होंगी, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स होंगी, कोई पिछले प्रोजेक्ट्स के एस्टिमेट्स होंगे, कोई पिछले प्रोजेक्ट्स का रिस्क रजिस्टर होगा, रिस्क रजिस्टर्स होंगे, कोई इम्पेडमेंट बैकलॉग्स होंगी, ठीक है। पुराने प्रोजेक्ट्स में आपने कभी एस्टिमेशन की होगी तो आपके पास पड़े होंगे, मार्केट रेट्स लिए होंगे पड़े होंगे, कोई आपके पास इश्यूज आए होंगे, रिस्क आए होंगे तो इशू लॉग बनाई होगी, कोई पुराने प्रोजेक्ट्स की आपके पास जो है प्लान्स पड़े होंगे, चेंज रिक्वेस्ट पड़ी होंगी, ठीक है, स्टेक होल्डर रजिस्टर पड़े होंगे। तो वो सारा कुछ आपके पास कॉर्पोरेट नॉलेज बेस में पड़ा होता है। नए प्रोजेक्ट मैनेजर आते हैं ना जब ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो नॉलेज बेस में जाते हैं, कहते हैं यार अब हमें तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वो डॉक्यूमेंट्स ही पढ़ेंगे ना। तो वो कॉर्पोरेट रिपोजिटरी शेयर फोल्डर उनको दे दिया जाता है कि इसमें जनाब तमाम प्रोजेक्ट्स की फाइल्स हैं, अगर आप इसमें बैठे हैं और थोड़ी देर स्टडी करें तो आपका आइडिया हो जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं और किस तरीके से होते हैं। फिर प्रोसेसेस, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि आप देखें कि आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस होते हैं, SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, आप कैसे कोई काम करते हैं, मेथड स्टेटमेंट्स होती हैं, कोई ना कोई आपका रिस्क एनालिसिस होता है, आप कोई ना कोई आपका किसी भी सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी होती है, गर्मी सर्दी में आप इस टाइम काम बंद कर देंगे, इस टाइम आप काम करेंगे, इसी तरह आपके प्रोसीजर्स होते हैं। तो वही सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है और वो आपका एक रिपोजिटरी में पड़ा होता है, आपके पास होता है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेथड्स होते हैं, मेथडोलॉजीज होती हैं। अब आप जैसा जो आप पढ़ रहे हो ये PMI मेथडोलॉजी है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस होते हैं, तो वो आपको गाइडेंस मिल जाती है वहाँ से। तो कौन सी दो ब्रॉडर कैटेगरीज पढ़ी हमने? इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड OPS, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। OPS दो तरह के होते हैं, प्रोसेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड कॉर्पोरेट नॉलेज बेस, और इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल के अंदर आपकी विजन, मिशन, स्ट्रक्चर, वर्किंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन के
सिस्टम्स, टूल्स, लोगों की स्किल सेट आ जाती है, और एक्सटर्नल में आपके पास रेगुलेटरी, गवर्नमेंटल, एक्सटर्नल फैक्टर सारे आ जाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे आपके फैक्टर्स आ जाते हैं। ये देख लो, एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक मॉडल आता है जिसे कहते हैं पेस्टल। पेस्टल से मुराद है पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक्सटर्नली, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंट्री में है, वहाँ पे हो सकता है वॉर चल रही हो दूसरे कंट्रीज के साथ, तो वो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंस्टेबिलिटी है। हल हल करें। शेल वी स्टॉप हियर? ठीक है। आपके बाद